Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying agriculture and today we will be discussing non-food crops. हमने अपने previous sessions में बहुत सारी variety of crops के बारे में पढ़ा, जहाँ हमने cereal, pulses, fruits and vegetable तक को consider किया. अब बारी है non-food crops की. पर इस टॉपिक पर चलने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल. So let's put on our thinking cap. एक काम कीजिए, अपने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाइए. दौड़ाइए, मैं कहीं नहीं जा रहा. देख लिया. अब मेरा आपसे सवाल, जरा चारों तरफ गौर करने के बाद क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको प्लांट से तो मिलती है पर आप उसे खा नहीं सकते, यानी ऐसी चीजें जो कि नॉन फूड आइटम्स की तरह हैं और जो कि आपको प्लांट से मिली हैं. आई, अब आप सोचिए इनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में. और नॉन फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो फूड हो या फिर हमारा लैंग्वेज हो या रिलीजन हो. पर ये डाइवर्सिटी सिर्फ इन चीजों में नहीं बल्कि क्लाइमेट में भी देखने को मिलती है, विच मेक्स इंडिया सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेवरल नॉन फूड क्रॉप्स जस्ट लाइक रबर एंड फाइबर क्रॉप्स. चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं बचपन की तरफ, जहां हमने बहुत बार पेंसिल और रबर के साथ बहुत सारे गेम्स खेले हैं, और उसी बीच में हमने बहुत सारी कही सुनी बातों से रबर बनाने की भी बहुत कोशिश की है. तो चलिए आज क्लास 10th में एक्चुअली समझते हैं कि रबर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. सबसे पहले तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, पर इसे बड़ी आसानी से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो किया जा सकता है. कैसे, उसके लिए आपको हेल्प लगेगी क्लाइमेट चैप्टर की. इसके बाद अगर हम बात करें रबर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद इसकी कौन कौन सी क्लाइमेटिक और सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशंस पसंद होती हैं, जहां पर कम से कम 200+ सेंटीमीटर्स की एनुअल रेनफॉल होती हो. इसके अलावा इसे टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री एंड अबव सेल्सियस का. तो चलिए देखते हैं कि कहां पर इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की नीड पूरी होती है. तो सबसे पहले हम बात करें तो आते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जो कि कोस्टल रीजन है. इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि आइलैंड्स है, और इसके अलावा गारो हिल्स जो कि आपको मेघालय के आसपास देखने को मिलती हैं. यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन किया जाता है. इसके बाद हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कम से कम अपने घर में नजर दौड़ा के उन आइटम्स को ढूंढना है जो कि रबर से बनी हैं और उन्हें आप अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं. आप कितनी आइटम्स लिखनी है, तो कम से कम 5 आइटम्स तो आपको ऐसी ढूंढकर लिखनी ही है. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्रीगेरियन प्रोडक्ट की तरफ, जो है फाइबर क्रॉप. वैसे तो फाइबर सिंथेटिक भी होते हैं जिनके बारे में आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, पर हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स की. कौन कौन से हैं एक नजर डाल लेते हैं. कॉटन, जूट जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इसके अलावा हेम्प, और इसके बाद आता है नेचुरल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क भी आता है. आप अपनी मम्मी से पूछ के देखिएगा, जब भी वो साड़ी खरीदने जाती हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो जरूर बताता है कि ये नेचुरल सिल्क है या किसी और तरीके का सिल्क में मिक्स किया गया है. तो हम यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल सिल्क की, जो कि सिल्क वॉर्म्स से ऑब्टेन किया जाता है, जो मलबरी लीव्स को खाता है. आई एम श्योर आप सबने अपने बचपन में लाइफ ऑफ बटरफ्लाई जरूर पढ़ा होगा. उसी बीच में एक स्टेज आती है जहां पर वो सिल्क वॉर्म अपने लिए कुकून बनाता है और उस कुकून से ही हमारा सिल्क बनता है. तो ये जो सेरीकल्चर है बेसिकली एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं फॉर सिल्क फाइबर. तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन्हीं क्रॉप्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की. कॉटन ऐसा माना जाता है कि इंडिया इसका ओरिजिनल होम है, यानी कॉटन सदियों से इंडिया में ग्रो किया जा रहा है और इसीलिए इंडिया को इसका ओरिजिनल होम माना जाता है. इसके अलावा कॉटन इज वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब इसे किस किस तरह की क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो कॉटन ग्रो होता है
ब्लैक सॉइल में, जो कि आपको डेक्कन प्लेटू के आसपास देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर हाई की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ लाइट रेनफॉल और इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं और ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसके अलावा ये एक खारिफ क्रॉप है, पर इसके मैच्योरिटी में टाइम ज्यादा लगता है, जो कि 6 to 8 मंथ्स का है। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है। तो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, जहां पर आपको ब्लैक सॉइल इजीली मिल सकती है। इसके बाद आप कहेंगे कि सर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ तो एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर कॉटन कैसे ग्रो हो रही है? आज की डेट में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहां एलुवियल सॉइल है, वहां पर भी कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आप भी जरूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि खेतों पर बर्फ पड़ गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइबर क्रॉप की तरफ, जिसका नाम है जूट, जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि जूट जो है वो कहीं ना कहीं कलर और शाइन की वजह से गोल्डन फाइबर का लस्टर जैसा लुक देता है, और इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। एग्जाम में भी आपसे कई बार डायरेक्टली जूट ना बोलकर गोल्डन फाइबर पूछ लिया जाएगा, और आपसे ये कहा जाएगा कि आपको इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो गोल्डन फाइबर है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मैट्स, कारपेट, रोप्स, गनी बैग्स एंड यार्न। आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी राशन शॉप्स पे बहुत बड़े बड़े गनी बैग्स देखे होंगे, और वो ही होते हैं जूट के। इसके अलावा आपके घर में कई बार जूट के थैले आते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब इसकी क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये ग्रो होता है वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जो आपको फ्लड प्लेन्स या फिर डेल्टाइक रीजन में आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर इट्स बेटर ग्रोथ। इसके बाद हम बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां इसको ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। इसके बाद मेघालय, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर भी इसे आसानी से ग्रो किया जाता है। और अगर हम जूट की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का आफ्टर बांग्लादेश। इसके बाद हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पर। तो ये नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहली बात, ये हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरीके से काम करती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद ये टेक्सटाइल को सपोर्ट करती है, पैकेजिंग को सपोर्ट करती है, और रबर इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये एक सस्टेनेबल अप्रोच में हमारी हेल्प करती है, और ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल काफी ज्यादा बूस्ट होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे तो इंडिया इन सभी प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। जैसा कि मैंने जूट के बारे में बताया, तो बांग्लादेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम दुनिया के लिए। ऐसे ही कॉटन के बारे में आप सबको पता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉटन का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में फैलाया, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता था। तो चलिए अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क बहुत सिंपल है कि आपको अपने घर में नजर दौड़ानी है। दौड़ा लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। बहुत आसान सा टास्क ये है कि आपको 2 प्रोडक्ट ढूंढने हैं जो कि जूट से बने हैं, 2 प्रोडक्ट आपको ढूंढने हैं जो कि कॉटन से बने हैं। उन सबका नाम लिखना है और उनके यूजेस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल बेडशीट, जो कि कॉटन की आमतौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई कॉटन कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। ये आपको रिसर्च करना है और अच्छे से लिखना है। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।